गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के टू मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। तो दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या क्या गिवन रहता है। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन रहती है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सम्मिलित होते हैं, उनको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड सेकंड हमारे को गिवन रहती है बैलेंस शीट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इन मेथड से कैलकुलेट क्या करेंगे उसके बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं। तो बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में आपको गिवन रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, इनके बारे में पिछले पार्ट में आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब ऐसे जिनका हम यूज कैश के रूप में करते हैं, पिछले पार्ट में डिटेल में बता दिया था। तो वो हमारे को एसेट साइड में गिवन रहती है, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हम आती है। तो हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2019 एंड 2020 में हमारे को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो हमने टोटल कर दिए, वो गिवन है जैसे 10,000। और उसके बाद ये हो गए हमारे पास 13,000 रुपीज के, रुपीज में वैल्यू गिवन है, ये हमारे को दिया हुआ है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैलकुलेट क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये 10,000 थे, फिर हो गए 13,000। तो क्या पता लग रहा है यहां से कि 3,000 के इंक्रीज हुए। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 3,000 इंक्रीज कैसे हुए। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स में जितनी हमारी आइटम्स होती हैं उनको हम तीन एक्टिविटीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उन एक्टिविटीज से हम देखेंगे जो हमारे पास फाइंड आउट होगा वो होगा 3,000 इंक्रीज इन कैश। तो यही हमारा आंसर आएगा और इसी को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो टू मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड्स के बारे में, और हम फाइंड आउट क्या करेंगे, ये जो 3,000 का इंक्रीज आया या डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये किस कारण हुआ, तो हम फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें तीन एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग, और दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग। तो अब हम जानते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं इसका। तो फॉर्मेट, तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, यहां पर हम वो डेट लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चंस में क्या होगी, गिवन, जिस डेट का हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट के लिए पर्टिकुलर्स, और यहां हम रुपीज में कर देंगे अमाउंट, और यहां रुपीज में अमाउंट। तो यहां पर हम जो है 2 कॉलम बनाएंगे, एक इनर या इंटर कॉलम होगा, एक आउटर कॉलम हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा आपका जो है फॉर्मेट बन जाएगा डायरेक्ट मेथड में भी और इनडायरेक्ट मेथड में भी। तो सबसे पहले हम जो है बताएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग, फिर बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या चेंज है, सिर्फ जो ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसको बताने का तरीका ही क्या होता है अलग अलग, और बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या होता है बिल्कुल सेम चलता है। तो मेन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें ही चेंज होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम कैसे निकालेंगे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, जो हेडिंग डाल देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में हम चलेंगे शुरू से, हम देखेंगे कि हमारे पास कहां से पैसा आया और कहां कहां हमने क्या किया, पैसा खर्च किया। ऑपरेटिंग मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट जो है वो इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करेंगे, लेंगे। तो देखो हम क्या क्या करेंगे, इसमें ये हमने हेडिंग दे दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें दो बातें आएंगी। फर्स्ट हमारे पास आएगी कि हमारे को जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमारे को कैश कितना मिला कस्टमर से। तो हम लिख देंगे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमारे पास कितना कैश आया उसको हम लिखेंगे इंटर कॉलम में, इनर कॉलम में जिसको हम बोलते हैं यहां लिखेंगे, और आउटर कॉलम में हमारे पास सिर्फ 3 ही बैलेंस आएंगे। ठीक है, 3 मतलब सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालेंगे वो लिखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो ये हमारे को रिसीव हुआ, ये हमने यहां पर एक फिगर लिख दी। इसके बाद सेकंड में आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज और सप्लायर जो जो हमारे को सामान की सप्लाई कर रहे हैं या जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उनको हमने कितना पेड किया। तो जो पेड करेंगे उनको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस वाले के साथ हम डायरेक्ट लगाएंगे विद इन डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में डायरेक्ट में हुआ कि हमारे को कितना मिला, और सेकंड हमने कितना पेड किया। ठीक है, तो पेड किसको करते हैं हम, जो सप्लायर को, और पेड किसको करते हैं हम, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है, जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे को आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इतना कैश जो है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या हो गया, जनरेट हो गया, इतना हमारे पास कैश आया। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड आउट किया। इसके बाद जो ये कैश हमारे पास आएगा इसमें हम क्या करेंगे, जो सरकार है उसको हम टैक्स देंगे। तो हम कर देंगे लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, हम इनकम टैक्स दे देंगे। तो इनकम टैक्स हमने दिया, जो जो हमारा जो है कैश जा रहा है उसको मैंने बोला विद इन ब्रैकेट, और इसके बाद जो हमारे पास जैसे जो है इसको लेस करने के बाद जो आएंगे तो वो आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये जो हमारे पास प्रॉफिट आए, ये आए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकाल करके, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है उसको हम यहां पर शामिल नहीं करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, तो ऑर्डिनरी होता है जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो खर्चे हमारे हो रहे हैं साधारण रूप से, या जो हमारे को रेगुलर इनकम क्या है हो रही है, उन्हीं को हम बताएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है थोड़ा हट करके, जो कभी कभी होते हैं ऑर्डिनरी, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम इनमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे सपोज हमारे सामान को आग लग गई, नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को हम क्या करेंगे, हानि बताएंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो कभी कभी होगा। इसके साथ साथ जैसे हमने क्या किया था,
अपना जो सामान है उसका इंश्योरेंस कराया था, और अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारे को क्या करती है, क्लेम पे करती है, हमारे को जो है पैसा उसका मिलता है, तो उसको भी हम ऊपर नहीं, उसको कहां बताएंगे, टैक्स देने के बाद उसको हम करेंगे। तो अगर हमारे को मिल रहा है तो हम उसको प्लस करेंगे, और अगर हमारा जा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसको क्या करेंगे, माइनस। तो हम यहां करेंगे ऐड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम यहां पर ऐड या लेस करेंगे। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको हम विद इन ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, अगर लेस हो रही है तो उसको हम विद इन ब्रैकेट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद हम इस अमाउंट को हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश रिसीव्ड हमारे पास कितना हो रहा है, किससे, कस्टमर से, और हम उसमें से लेस करेंगे कैश पेड हमने सप्लायर और एम्प्लॉय को कितना किया वो माइनस करेंगे, और फिर हमारे पास ये हो गया कैश जनरेटेड। ठीक है, और उस जनरेटेड के बाद जो कैश हमारे पास जनरेट हुआ उस कैश में से हम इनकम टैक्स पे करेंगे, और ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एडजस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो भी बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन वो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा, इसलिए हम उसको ऊपर शामिल नहीं करेंगे। तो उनको फिर इसके बाद हम उसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो अगर हमारे को इनकम मिल रही है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को क्लेम मिला तो ऐड होगी, और अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको करेंगे हम माइनस। ठीक है, तो उसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई कंप्लीट। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि ये जो है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इसमें क्या क्या जैसे जो है वो आएगा। तो ये सारी बातें हमारे को कहां दी हुई होंगी, कुछ एक हमारे को इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी और कुछ एक हमारे को बैलेंस शीट में भी मिलेगी। बैलेंस शीट्स में कहां से मिलेंगी, आपको मैंने बोला था कि जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है वो भी बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई है, वो भी बिजनेस के ऑपरेशन में लगी हुई होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें क्या क्या आएगा। कि जो फर्स्ट है, जो हमने कैश रिसीव्ड किया फ्रॉम कस्टमर से, तो क्या क्या आएगा। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 आएगी कैश सेल्स। तो कैश सेल हमारे पास जितनी हुई वो हम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो इनकम है वो डायरेक्ट इनकम है, तो फर्स्ट आ गई एक वो। और जो हम उधार बेचते हैं, तो उधार बेचते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर्स। ठीक है, या जब हम बिल वगैरह उनको देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, कैसे निकलेगा, हम निकाल रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कितना हमारे को कैश मिला। तो जो कैश सेल हुई उसको हमने इंक्लूड कर दिया। कैश सेल को इंक्लूड करने के बाद हमने क्या किया, ओपनिंग जो हमारे पास डेटर्स थे और बिल्स रिसीवेबल्स थे उनको हमने प्लस कर लिया। ठीक है, और प्लस करने के बाद हमारे पास जो यहां पर आया इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो जो बिल रिसीवेबल जो हमारे पास क्लोजिंग है, ठीक है, क्योंकि उनके पैसे हैं, हम ऐसा मानेंगे हमने उनको ऐड क्यों किया, क्योंकि ओपनिंग ने हमारे को क्या कर दिया, पेमेंट दे दी। ठीक, अब क्लोजिंग को हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास उनका पैसा नहीं आया। तो जो हम माइनस करेंगे उनको हम विद इन ब्रैकेट कर देंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पर ये अमाउंट जो आएगा, इसके बाद जो जो हमने उनको कमीशन दी हुई होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको कमीशन दे देते हैं, मतलब छूट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो हमने उनको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड दिया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको बोला कि जो माइनस करेंगे उसको आप विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। इसके साथ साथ हमारे बिजनेस में क्या हो जाते हैं, बैड डेब्ट्स भी हो जाते हैं। तो जो हमारे बैड डेब्ट्स हुए उनको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
और जो हमारे पास ये जो आएगा अब ये हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये आपको मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट कैसे कैसे आएगा। तो जो कैश सेल है वो हम ले लेंगे, इसके साथ साथ जो ओपनिंग डेटर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो क्लोजिंग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जो हमने उनको डिस्काउंट दिया हुआ है या जो हमारे बैड डेब्ट्स हुए हैं या जो भी हमने जो है अपने कस्टमर्स को दिया है उनको हम लेस करेंगे। और लेस करने के बाद जो हमारे पास आ गया, ये आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो आपको बता दिया मैंने फर्स्ट पार्ट कैश रिसीव्ड। अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट जैसे जो है फाइंड आउट करते हैं कि जो कैश हम जो पेड कर रहे हैं किसको, जो हमारे सप्लायर हैं और एम्प्लॉइज हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से निकलती है, वो निकलती है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैसे कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम करेंगे। तो यहां हमारी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सप्लायर को क्या किया है, पेड किया है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल लेंगे, फिर हमारा अगला जो स्टेप होता है वो होता है जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसमें हम कौन से खर्चे लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड। जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में हुए हैं उसमें जैसे आपका जो फैक्ट्री तक के खर्चे हैं वो होते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जब वो सामान हमारा ऑफिस में चल जाता है, इसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या उन्हीं को ही हम बोलते हैं या फाइनेंस के होते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, वो सारे के सारे खर्चों को करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इसमें जो हमने किसको पेड किया है, कस्टमर्स को, तो कस्टमर को क्या क्या पेड किया हमने, जो हमने उनको डिस्काउंट दिया या हमने हमारे जो उनके बैड डेब्ट्स हुए, तो उनको हम क्या कर देंगे, इसमें लेस करेंगे। क्योंकि वो जो है वो हमने कहां लेस कर दिए हैं, जब हमने कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स किया वहीं। ठीक है, तो इनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। और एक्सक्लूड करने के बाद जितने हमारे खर्चे होंगे उनको हम क्या कर देंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे। तो हमने क्या क्या ऐड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बाद हमने ऐड क्या कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें से हमने कौन से खर्चे एक्सक्लूड किए, जो हमने अपने कस्टमर्स को क्या कर दिए थे, पेड कर दिए, जैसे डिस्काउंट दिया या बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद जितना होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड। फिर ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जब हम सामान जो है क्या करते हैं, उधार बेचते हैं, तो आपको मैंने बताया कि डेटर्स होते हैं। इसी प्रकार जब हम उधार खरीदते हैं तो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। तो इसमें हम जो ओपनिंग है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो वहां पर हमारे पास डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं। यहां पर हमने बिल्स का पैसा क्या करना होता है, देना होता है, तो बिल्स पेएबल। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हमारे आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन सब को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, उन सबको करेंगे ऐड। तो क्या क्या हमने ऐड किया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, जो हम हमारे को पेड करना है, जितना बेचने के लिए सामान आया उसकी लागत। इसके बाद उसको छोड़ करके जितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए उसमें से हमने क्या निकालने हैं, जो हमने कस्टमर्स को दे दिए हैं उनको हम लेस करेंगे। और इनको ऐड करने के बाद जो है, जो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं या ओपनिंग हमारे पास बिल्स पेएबल हैं या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उन सब को हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहां आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो है इनको हम क्या कर देंगे, लेस। तो लेस वाली आइटम को माइनस में। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें ऐड कर दिए। ये हमारी जो है सारी की सारी पेमेंट्स हो रही है, हम निकाल रहे हैं कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। इसके बाद हमने क्या किया, ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बिल्स पेबल कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि जो ओपनिंग है उसको हम पेड कर ही देंगे और जो क्लोजिंग बचा हुआ है उसकी हम पेमेंट नहीं की, तो इसलिए क्लोजिंग वाले हम क्या कर देंगे, लेस। ओपनिंग वाले क्या कर दिए, ऐड। इसके साथ साथ जो हमारा स्टॉक है और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनका रिलेशन भी किससे है, उनका रिलेशन भी सप्लायर से है। ठीक है, तो जो हमारे पास
क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास जो क्लोजिंग का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उनको हम कर देते हैं ऐड। उनको क्या करेंगे हम? ऐड। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसमें हम लेस कर देंगे जो क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और जब हम इनको क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। तो ये आपको मैंने बताया, क्या बताया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से जितना कैश आया उसको हम यहां लिखेंगे, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉई, तो कितना कैश पेड हुआ है ये हमने कैलकुलेट किया, तो इसको भी मतलब क्या किया आपको मैंने बताया। तो फिर हम फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, ये हो गया कैश जनरेटेड। जो कैश जनरेट हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे? जो इनकम टैक्स है उसको पेड करेंगे, और इनकम टैक्स को पेड करने के बाद हम क्या करेंगे? जो ये जो इनकम आ गई, ये आ गई हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारी आइटम्स है उनको छोड़ करके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुई उसके बारे में भी आपको बता दिया, जो ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, जो हमारी रेगुलर इनकम या रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है। इसके बाद हम ऐड और लेस करेंगे, और ऐड और लेस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसको हम आउटर कॉलम में क्या कर देंगे? बता देंगे। तो ये आपको मैंने बताया डायरेक्ट मेथड्स को कैलकुलेट करने का तरीका, कि कैसे हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड जो एक्टिविटीज है वो हमारे पास आ जाती है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। तो अब हम यहां लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आएंगे आपके, हम इन्वेस्ट कहां करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेस्टमेंट में। तो यहां हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी, ये हमने हेडिंग डाल दिया। सेकंड, ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट है, सी हमारा आएगा। हमने क्या किया? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो जब हम मशीनरी को क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो जो कैश है वो हमारा जाता है, आउटफ्लो होता है। इसके बाद सेकंड हमने ले लिया परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, कहीं हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा कैश क्या हो गया? चला गया, ये भी माइनस में आ जाएगा। और जब हम इनको सेल करते हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने फिक्स्ड एसेट को क्या किया? सेल किया, तो हमारे पास कैश क्या होगा? आएगा। जो आएगा उसको हमने ओपन रहने देना, जो जाएगा उसको हमने विद इन ब्रैकेट लिखना है। इसका मतलब क्या है कि माइनस हो रहा है। इसके बाद जैसे ही हम सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो सेल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास क्या होगा? पैसा आएगा। तो ये आ गया। अब जब हमने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है तो हमारे को क्या मिलता है? अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया, डिवेंचर में किया, तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। अगर हमने शेयर मार्केट में लगाया तो हमारे को क्या मिलता है? डिविडेंड। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड वो पैसा हमारे पास आएगा, एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इसका मतलब हमारे पास पैसा क्या होगा? आएगा। फिर हम इनको क्या करेंगे? जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग करेंगे, माइनस वाले को अलग करेंगे, फिर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो आ जाएगा, यह आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इस अमाउंट को क्या करेंगे? आउटर कॉलम में क्या कर देंगे?
बता देंगे। तो एक हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अमाउंट, और एक क्या आ गया हमारे पास आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज क्या कर दी, ये आपको बता दी। इसके बाद जो थर्ड है वो आपको मैं यही समझा देता हूं, और थर्ड आपके पास आ जाती है, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है, थर्ड आ जाती है आपके पास सी में जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फाइनेंसिंग, अब बिजनेस में पैसा किस किस का लगा हुआ होता है, एक लगा होता है ओनर का, ठीक है, और एक लगा होता है आउटसाइडर का। तो ओनर जो है, हम जैसे जो है आप देखते हैं कंपनी की दशा में, तो ओनर कौन कौन होते हैं, एक होते हैं मतलब आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब हम इशू करेंगे तो सबसे पहला आ गया यहां पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर हम रुपीज लिख देते हैं, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम, इनको हम थोड़ा छोटा छोटा बना देते हैं। तो जब हमने इशू किए शेयर कैपिटल, ठीक है, या हमने इशू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जब हम शेयर कैपिटल को इशू करते हैं, हम नए नए जो है अपने शेयर होल्डर बनाते हैं, तो हमारे पास पैसा क्या होता है, आता है। ठीक है, ये हम इशू करते हैं डिवेंचर, तो हमारे पास पैसा क्या होता है, आता है। या हम इशू करते हैं बॉन्ड, तो हमारे पास क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, तो जब भी हम शेयर्स कैपिटल को या डिवेंचर्स को जारी करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू करना। लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो उसको हम इशू नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिंग ऑफ लोन, रेजिंग ऑफ लोन। तो हमने जब लोन लिया तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। और इसके बाद अब आपको पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं या डिवेंचर्स हैं, तो इनकी क्या होती है, रिडम्पशन। तो जब हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, या हम डिवेंचर्स की करेंगे, तो यहां पर जो है पैसा क्या होगा, जाएगा। जैसे हमने रिडम्पशन कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, या हमने रिडम्पशन कर दी डिवेंचर्स की, तो पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास लोन है, तो लोन जब हम ले रहे हैं तो रेजिंग ऑफ लोन, जब हम दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। जब हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको लेस कर दिया जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं, हमने डिवेंचर इशू किए हैं, हमने लोन लिया हुआ है, तो अब हमारे को पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट जिनसे हमने लिया है, हमारे को पेड करना पड़ेगा डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट जो हमने पेड किया, अब हम दे रहे हैं तो हमारे हाथ से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। ये हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं, डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया, अगर हमारी जो शेयर्स कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं या लोन है वो बढ़ रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है। अगर ये कम हो रहा है, इसका मतलब हम इनकी रिडम्पशन कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है। और जो हमने इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे हाथ से पैसा जा रहा है। और हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो हमारे हाथ से पैसा क्या कर रहा है, जा रहा है। फिर हम ऐसा करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग और माइनस माइनस वाले अलग, फिर इनको हम कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे जो है तीनों एक्टिविटी से क्या हो गया, पैसा ये आ गया। तो यहां, और इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो जो ये इनर कॉलम में है, यहां पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। और जो अमाउंट आएगा, देखो पहले ए पार्ट था, ए का जो आ गया अमाउंट, ये हमने यहां लिख दिया। बी का जो आया ये हमने यहां लिख लिया, सी का जो आया हमने यहां लिख लिया। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास अमाउंट आएगा ये प्लस प्लस का ही आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर जो फिगर है माइनस वाली वो ज्यादा है, प्लस वाली कम है, तो यहाँ पर आउटफ्लो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आइटम जो है आपकी प्लस की भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। तो अब आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास जो कैश था वो कितना था, 10,000 रुपीज, जो मैंने एग्जांपल लिया था। अब हमारे पास जो है कैश कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 13,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ये 3,000 रुपीज। तो हमारे पास अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ये ए बी और सी को, ये ए का, ये बी का, ये सी का, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आएगा। तो यहां पर हमारे पास जो है, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन था जो हमने एग्जांपल लिया, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपीज। कितना आएगा, 3,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 3,000 रुपीज। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आ गया, ये जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो जो हमारे को क्वेश्चन में दिया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि यहां पर हमने ले लिया था 2019 एंड 2020, तो कितना हमारे पास यहाँ 10,000 था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ये 13 था, तो कितना है 3,000। तो यहां पर नेट इंक्रीज आएगा। ये क्या आएगा, इंक्रीज। अगर 13,000 यहां होता, 10 यहां होता, तो यहां था डिक्रीज इन आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कितना है, जैसे इस क्वेश्चन में 10,000, तो जो 10,000 हम जो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश अपने आप आ जाएगा 13,000 आंसर। तो इस हिसाब से मतलब ये जैसे जो है कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो ये आपको जैसे क्या कर दिया, ये मैंने बता दिया। अगर हमारे पास देखो, अगर यहाँ इस एक्टिविटी से आ जाता है यहाँ पर 500 रुपया, इस एक्टिविटी से आ जाता हमारे पास 1,000 रुपीज, तो 1,000 और 500 कितने हो गए, 1,500। तो इस एक्टिविटी से हमारा जो है 1,500 ही आना था। ठीक है। तो ये आपको क्या कर दिया, बता दिया, क्योंकि हम जब इन तीनों एक्टिविटीज को प्लस करते 1,000 प्लस 500, 1,500 एंड 1,500 कितना हो गया 3,000, तो ये हमारा आंसर ठीक आ जाना था। और अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3,000 रुपीज और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1,000 रुपीज, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 1 हो गया 4। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमारे पास माइनस में आना था, कितना आना था 1,000 रुपीज। ठीक है। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया जो डायरेक्ट मेथड था उसके बारे में। तो डायरेक्ट मेथड्स में हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहला हम जो है लिखते हैं कैश रिसीव्ड कस्टमर से कितना हुआ, तो मैंने आपको बताया कि उसमें हम क्या क्या लेंगे। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर और एम्प्लॉयज को कितना पेड किया, उसके बारे में भी आपको डिटेल में आपको बताया। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद हम टैक्स करेंगे पेड, तो जो इनकम है वो आ जाएगी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, अगर हमारा एक्सपेंसेस है, वो भी आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, एक्सपेंसेस है तो उनको लेस, इनकम है तो उनको ऐड करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद अब जो सेकंड थी, सेकंड आपको बता दिया इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग हमने परचेज की, फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, इन्वेस्टमेंट पैसा चला गया, हमने सेल्स की, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स आया, और जब हम जो है इन्वेस्ट किए हैं तो हमारे को डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा आएगा। तो जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और फाइनेंसिंग में हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं, लोन बढ़ रहा है तो पैसा आ रहा है। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब हम रिडम्पशन और पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो ये पैसा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। फिर इन तीनों एक्टिविटी से हम जो है जब ऐड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा 3,000, ठीक है, रुपीज। और उसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंगे तो ये हमारा 13,000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर होता है वो क्वेश्चंस में क्या रहता है, गिवन रहता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट मेथड। और जब हम इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को करेंगे तो जो हमारे पास ये जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये जैसे डायरेक्ट में बनी वैसे ही बनेगी, और जो आपकी फाइनेंसिंग है ये भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी। अब सिर्फ इसमें क्या होगा, ये चेंज होगा। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।